हमने डच कर लिए थे, फ्रांसीसीज कर लिए थे ना, और डेनिश कर लिए थे। ये वाले टॉपिक हमारे हो गए थे। आज का टॉपिक है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड के लोग, ठीक है। अब ब्रिटेन के बनने की अपनी एक कहानी है, वो कभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। लेकिन जो ब्रिटेन की जो मोनार्की सिस्टम थी, मोनार्की सिस्टम से कैसे ये ट्रेडिंग कंपनी वहां पे डेवलप होगी और वो कैसे इंडिया में ट्रेड करेगी, उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड, ब्रिटिश ट्रेड की स्टार्टिंग कैसे हो रही है। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ द स्पेनिश अर्मडा इन 1588, 1588 में क्या हुआ कि स्पेन, स्पेनिश होगा स्पेन का, ठीक है, अर्मडा का डिफीट हो गया, है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्पेनिश अर्मडा क्या चीज होती है। हाँ जी, कोई आइडिया किसी को? नहीं आइडिया? मतलब बहुत सिंपल सा है कि कोई आर्मी भेजी होगी स्पेन के लोगों ने, वो डिफीट हो गई होगी। तो स्पेनिश अर्मडा का मीनिंग हो गया कि कुछ शिप, जहाज भेजे गए थे स्पेन के, वो डिफीट हो गए। कब हो गए? 1588 में। इंग्लैंड टर्न टुवर्ड्स ओवरसीज ट्रेड, और क्योंकि जहाजों की बात हो रही है तो इसके बाद से इंग्लैंड ने सोचा कि हमको अलग अलग कंट्री से आगे ट्रेड करना है। और जब भी कोई कंट्री एक कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में ट्रेड करती हो ओशियन के रूप से, तो उसे बोलेंगे ओवरसीज ट्रेड। यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी है आपको कि स्पेनिश अर्मडा का डिफीट कब हो गया? 1588। और उसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट किया इंग्लैंड के लोगों ने? ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। अब आइए दूसरी बात, 1588 की जस्ट एक साल के बाद इन 1599 merchants decided to form an association for direct trade with India। बिजनेसमैन लोगों ने एक एसोसिएशन बना लिया इंडिया से ट्रेड करने के लिए। हालांकि इंडिया के लिए नहीं था, बहुत सारी ईस्ट में जो कंट्रीज थी, जैसे इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, इसके अलावा जो भी इंडोनेशिया टाइप मतलब जो भी कंट्रीज आ रही है उनके लिए, उनके साथ ट्रेड करने के लिए ग्रुप बनाया गया और बिजनेसमैन लोगों ने बनाया। मर्चेंट यानी बिजनेसमैन। कब बनाया? 1599, एक साल के बाद जस्ट। अब अगर ट्रेड करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी कंट्री के सुप्रीम लीडर से या हेड से। हेड कौन है उस टाइम? क्वीन एलिजाबेथ। तो ऑन 31 दिसंबर 1600, मतलब 31 दिसंबर की जो रात मान लीजिए, दिन मान लीजिए, 31 दिसंबर को 1600 शताब्दी में या 1600 सेंचुरी के अंदर क्वीन एलिजाबेथ वन ने ग्रांटेड अ चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर में होता है राइट, ग्रांट यानी दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो ईस्ट में ट्रेड करेगी इंडिया के अंदर, उसको ये राइट दे दिया कि हाँ भैया आप लोग जाइए और ट्रेड करिए इंडिया से। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज के लिए अलग अलग चार्टर दिए गए, राइट दिए गए, अधिकार दिया गया। देन जब इनको राइट मिल गया, अधिकार मिल गया, तो इन्होंने स्टार्टिंग का एक्सपेंशन करना स्टार्ट यानी विस्तार करना शुरू किया कि कहाँ जाएंगे, किसके साथ ट्रेड करेंगे। तो उसे बोलेंगे अर्ली एक्सपेंशन इन इंडिया। स्टार्टिंग का एक्सपेंशन क्या है ये? फर्स्ट वोएजेस, वोएजेस यानी समुद्री यात्राएं, ट्रेवलिंग, ब्रॉट वेरी हाई प्रॉफिट थ्रू स्पाइसेस, स्पाइस ट्रेड। जब शुरुआत में जहाज भेजे, जब समुद्री यात्राएं की गई तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? इंडिया आए, मसाले खरीदे। अब इंडियंस ने वैसे सस्ते में लिए मसाले, और यहाँ पे बहुत सारे, प्लस बाहर से लोग आए, अपने यहाँ परंपरा भी है, कोई बाहर से मेहमान आए तो उसे कुछ गिफ्ट भी दे दो अपने से। तो हमने बहुत ही हल्के रेट पर या फिर कई बार फ्री में ही बहुत सारे स्पाइसेस भर दिए इनको, ये गए वहां पे बेचा, प्रॉफिट हुआ। द कंपनी स्लोली एस्टैब्लिश्ड इट्स पोजीशन थ्रू डिप्लोमेसी, ट्रेड कंसेशंस एंड मिलिट्री सपोर्ट। और जब इनको ये लग गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीमे धीमे अपनी पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट की, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से, ट्रेड कंसेशन मतलब व्यापार में एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके, और कभी कभी अपनी आर्मी के सपोर्ट से। इन तीनों तरीकों, जो आदमी जैसे मान जाए
डिप्लोमेसी से मान रहा है, डिप्लोमेसी से मान जाए, कुछ फायदा लेके कुछ रुपए लेके मान रहा है, रुपए लेके मान जाए, नहीं तो फिर लड़ाई तो है मिलिट्री सपोर्ट। इन तीनों तरीकों से इन्होंने अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। और जब यहाँ पे स्टार्टिंग होगी तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, तो क्या क्या है वो देखेंगे। इम्पोर्टेंट अर्ली इवेंट, शुरुआत के बड़े बड़े इवेंट कौन से हैं। तो हमने भी क्या देखा था भाई कि 1588 में स्पेनिश अर्मना डिफीट हुआ, 1599 में, सॉरी एक सेकंड है ना, 15 सॉरी एक साल बाद नहीं 11 साल बाद, ठीक है वो मैंने आई थिंक एक साल बोला, अच्छा उसके लिए बोला हुआ नहीं चलेगा ना, किसी में देख लेना एक बार है ना, शायद मैंने एक साल बोल दिया था तो थोड़ा देख लेना 1588 के बाद बोला है या फिर उसके बाद बोला है, तो ठीक है यहाँ पे 11 साल का डिफरेंस था, ठीक है। तो 1588 और 1599, 1599 में क्या हो गया, एसोसिएशन बन गया ना, ग्रुप बन गया। और देन 1600 में इनको परमिशन मिली थी, और उसके बाद 1608 में इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भेजा, जिसके नाम से आप देखना, इसके खैर नाम से क्या होगा कि हॉकिंस कुकर के नाम आपने सुने होंगे ना, हॉकिंस कुकर, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस रीच द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आएगा। तो आपको ध्यान है 1608 में कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंच रहा है, जहांगीर के कोर्ट में। देन 1612 कैप्टन West defeated the Portuguese at the Battle of Swelly near सूरत, मतलब एक लड़ाई होगी और पोर्तुगीज डिफीट हो जाएंगे सूरत के आसपास में, तो एक लड़ाई होगी, है ना। अगली चीज 1615 में सर थॉमस रो, सर थॉमस रो ट्रेडिंग ऑब्टेन्ड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस फ्रॉम जहांगीर। ट्रेडिंग प्रिविलेजेस का मीनिंग होता है बिजनेस में इनको फायदा मिलेगा, ऐसा बिजनेस होना है। इसका मतलब ये होता है कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना, फ्री में, या फिर टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो सब बातें। 1615 देन 1633 फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड एट बालासोर एंड हरिहरपुर, और 1633 आते आते इन्होंने फैक्ट्रीज बना ली अपनी बालासोर में और हरिहरपुर में। देन 1639-40 में मद्रास अक्वायर्ड, मद्रास पे कब्जा, एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टैब्लिश किया गया, एक फोर्ट बनाया गया सेंट जॉर्ज नाम से, वो एस्टैब्लिश किया गया। अब देखो ये इनका अर्ली एस्टैब्लिशमेंट है कि धीमे धीमे कैसे कैप्चर कर रहे हैं। 1651 में फैक्ट्री सेटअप एट हुगली, हुगली में फैक्ट्री बना दिया। देन 1668 बॉम्बे लीज टू द इंग्लिश फ्रॉम द पोर्टुगीज, ये लाइन ध्यान रखना कि बॉम्बे ब्रिटिश लोगों को किससे मिला, पोर्टुगीज लोगों से। बॉम्बे की लीज मिल गई इन लोगों को, लीज मतलब जैसे हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट की लीज मिलती है, या फिर हम लोग मान लो 10 साल 20 साल 50 साल के लिए रेंट पे लेते हैं, है ना, 99 साल के लिए रेंट पे लेते हैं, ऐसे लीज बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉम्बे लीज टू द इंग्लिश फ्रॉम द पोर्टुगीज, पोर्टुगीज से बॉम्बे इंग्लिश लोगों को लीज पर मिल गया, कब मिल गया, 1668। देन 1687-88 में the English faced resistance from Bengal authorities but later regained position, यानी कहने वाली बात है कि 1688 के आसपास बंगाल में इनको दिक्कतें आ रही है, बंगाल के लोग इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये अपना दबदबा बनाने में कायम मतलब सफल हो जाएंगे। देन आता है इंपॉर्टेंट 1717 फर्रुख सैयद फरमान। फर्रुख सैयद ने क्या किया, इनको जितने भी कंसेशन वगैरह मिल रहे थे, फ्री में जो ट्रेड कर रहे थे, टैक्स नहीं पे कर रहे थे, वो सब कुछ बंद कर दिया, है ना। तो फर्रुख सैयद फरमान गिव द कंपनी मेजर ट्रेड कंसेशन इंक्लूडिंग ड्यूटी फ्री, ध्यान रखना दो बातें, फर्रुख सैयद ने पहले कंपनी को परमिशन दी थी ट्रेड करना है, और बाद में ये रोकेगा भी उनको, है ना, कि नहीं मैं करने नहीं दूंगा फ्री में, इंक्लूडिंग ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। तो ये है कि कंपनी को पहले ये परमिशन भी देगा और बाद में वो सब चीजें बंद भी कर देगा, और फिर ये बोलेगा कि आप लोग अगर कंपनी करेगी तो सिर्फ कंपनी के लोग नहीं कर सकते, मतलब कंपनी ही करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हमने भी पढ़ा था ना पहले, ध्यान होगा कि हो क्या रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बिजनेस कर ही रही है, ट्रेड कर ही रही है, उसके अलावा हर ब्रिटिश ऑफिशियल भी अपना अपना पर्सनल ट्रेड यहाँ पे कर रहा है, पर्सनल बिजनेस कर रहा है, तो डबल डबल फायदा उठा लेते वो लोग।
तो ये जो परमिशन है वो कंपनी को देगा, तो वो बोलेगा कि नहीं अब बाकी लोग नहीं करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ कंपनी पावर। कंपनी पावर में कैसे कैसे ग्रोथ हुई। द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली अक्वायर्ड, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीमे धीमे पावर अक्वायर की थी। कौन कौन सी पावर भाई? जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, राइट टू डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस, है ना, लड़ाई करना, पीस मेंटेन करना, अथॉरिटी टू मेंटेन एन आर्मी और एंड नेवी, है ना, आर्मी रखने का अधिकार, नेवी रखने का अधिकार, ये सब कुछ इन्होंने धीमे धीमे अक्वायर किया है। राइट टू मिंट कॉइन, ये बड़ी बात थी भाई, इंडियंस ने उस समय इनको कॉइन मिंट करने का अधिकार दे दिया, यानी करेंसी छापने का अधिकार ही दे दिया। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि भैया अगर तुम किसी बाहरी इंसान को करेंसी छापने का ही अधिकार दे दोगे, फिर तो मामला गोल हो रही है। अब होगा भी, तो इनको कॉइन मिंट करने का राइट भी दे दिया गया था, और कॉइन मिंटिंग का राइट मिलेगा फिर तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स इनको धीमे धीमे मिल गए थे। दिस मेड इट नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग बॉडी बट अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर, और इन सभी कारणों की वजह से ये सिर्फ एक बिजनेस करने वाली बॉडी नहीं बची, यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बच रहा है, ये मिलिट्री पावर भी अक्वायर कर लेगा, पॉलिटिकल पावर भी अक्वायर करेगा और मिलिट्री पावर भी, तो पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ये लोग और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझ आ रही बातें अंदर? ठीक है, ये हो गया अभी हम ब्रिटिश को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। अगला है फ्रेंच। अब फ्रेंच जो है ना, ये लोगों का मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अराइवल कब आ रहे हैं लोग? फ्रेंच इंटरेस्ट इन इंडिया बिगिन अंडर लुइस 12। लुइस 12 के टाइम में फ्रांस के लोगों का इंटरेस्ट चल रहा है इन 611, बट इट वाज नॉट परसुएड सीरियसली, लेकिन इसको परस्यू मतलब इसको आगे सीरियसली नहीं ले रहे लोग, मतलब एक सरकारी कंपनी की तरह काम कर रहे हैं लोग। इन 1664 लुइस 14, ये लुइस 14 तो आपको ध्यान भी होगा कि वही सबसे सही बंदा है। लुइस 14 ही वो है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करेगा, मतलब मोस्ट कैपेबल, है ना, नॉलेजेबल टैलेंटेड पर्सन कौन है? लुई 14 रिवाइव्ड फ्रेंच इंटरेस्ट थ्रू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने एक कंपनी बना दी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वैसे इन्होंने उसी की तर्ज पर उसी की तरह ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और फिर ये धीमे धीमे इंडिया में अपना डोमिनेशन बोल लीजिए, बिजनेस बोल लीजिए, या फिर अपना अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे किया भैया? मेजर सेटलमेंट, कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज कंपनीज बनाएंगे ये लोग, पोर्ट बनाएंगे, वो सब चीजें। तो सूरत, सूरत में फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री बनाई जाएगी 1667 में, है ना, 1667। देन मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई जाएगी 1669, है ना, 1669। अगला है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में फ्रांसिस मार्टिन ने अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की, या फिर एक तरीके से अपना बेस बनाया 1673, और बाद में धीरे धीरे फ्रेंच लोग और अपना यहाँ पे कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने वाली बात ये हुई कि 1667 से लेकर 73 तक लगभग 6-7 साल में ये अपना कंट्रोल वहां पे बढ़ाएंगे, क्योंकि 1664 में 1664 में कौन आता है? लुइस 14। उससे पहले 50 सालों में कुछ नहीं हुआ, तब से 1611 से लेके 1664 तक कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जब लुई 14 आएगा तब यहाँ पे ये इंडिया के बारे में सोच रहे होंगे, तब ये सब कुछ यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट वगैरह डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में मालूम ही पड़ रहा है कि बहुत लेट स्टार्ट हुए लोग, बहुत लेट, है ना। 1664 कहाँ कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बनाई? चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, माहे, कराईकल, ये जगहों के नाम है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना सेटअप स्टेब्लिश किया होगा। अगली चीज है फ्रेंच की स्ट्रेंथ अंडर एबल गवर्नर्स लाइक डुप्लेक्स। डुप्ले, डुप्लेक्स लिखते हैं इसको, डुप्ले। डुप्ले एक बढ़िया गवर्नर है, जैसे ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे ना, वैसे ही इनके गवर्नर है, और सबसे सही बंदा जो है मतलब फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डुप्ले। द फ्रेंच ट्राइड टू कंबाइन ट्रेड विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और फ्रेंच लोग ये चाह रहे थे कि ट्रेड किया जाए पॉलिटिक्स के साथ मिलकर के, मतलब
कहने वाली बात ये कि अभी तक ब्रिटिशर्स को ये आइडिया नहीं था इंडिया में कि क्या हम इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। वो तो बस ट्रेड के बारे में सोच रहे थे। वो लोग फ्रेंच लोग हैं जिन्होंने पहली बार सोचा कि क्यों ना पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ट्रेड किया जाए। They became deeply involved in Indian succession dispute. Succession dispute मतलब कि पापा की डेथ हुई तो अगला राजा कौन बनेगा, नहीं राजा की डेथ होने के बाद उसका बेटा कौन सा बेटा राजा बनेगा, क्योंकि मान लो बहुत सारे बेटे हैं। तो ये सक्सेशन डिस्प्यूट जहां जहां भी डिस्प्यूट हो रहा है कौन दो भाई लड़ रहे हैं, तीन भाई लड़ रहे हैं आपस में, तो उन केसेस में ये इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया। यानी इन्होंने अपने हिसाब से राजा बनाना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। तो ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज करके ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट कौन लेके आ रहा है? फ्रेंच लोग। तो फ्रेंच से पहले ट्रेड तो हो रहा है, फायदा भी बचा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं सोच रहे थे कि हमको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, रूलर्स अपने हिसाब से बना रहे हैं। ये पहली बार ये लोग स्टार्ट करेंगे और फिर पंगा स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ऐसा हो गया तो अब फ्रेंच लोग भी डोमिनेशन चाहते हैं इंडिया के अंदर और ब्रिटिश लोग भी, तो लड़ाई होगी। तो उसे बोला जाएगा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी। एंग्लो यानी इंग्लिश, ब्रिटिश लोग और फ्रेंच लोगों में स्ट्रगल होगा सुपरमेसी यानी कौन रूल करेगा, कौन बना रहेगा उसके लिए। और एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ जाएगा, वाई कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज, देखेंगे। विद मुगल पावर वीकनिंग यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। जैसे ही मुगल रूलर जो था अपना औरंगजेब 1707 में या फिर उसकी डेथ होती है, उसकी डेथ के बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफियर करना स्टार्ट कर देंगे यूरोपियन कंपनीज, और जिसमें सबसे कौन होगा, ब्रिटिश और फिर फ्रेंच लोग। ट्रेड इंटरेस्ट फोर्स देम टू मेंटेन आर्म फोर्सेस, और क्योंकि वो बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस ढंग से होता रहे कोई दिक्कत के बिना, उसके लिए जरूरी था कि आर्मी को रखना पड़ेगा। बोथ फ्रेंच एंड ब्रिटिश वांटेड मोनोपोली ओवर ट्रेड एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश भी और फ्रेंच भी दोनों ही चाह रहे थे कि हम अपनी मोनोपोली बना के रखें ट्रेड पर, यानी ट्रेड पर मोनोपोली बनी रहे। अब क्योंकि दोनों सुपरमेसी चाहते तो लड़ाई होगी, लड़ाई को नाम दिया जाएगा कर्नाटक वॉर, जिन्हें कर्नाटक वॉर बोलते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 टू 1748, 2 साल तक लड़ाई चलेगी। 1746 टू 1748 कॉजेस क्या है, काम क्यों लड़ाई हो जाती है? तो rivalry between Britain and France in Europe spread to India। मतलब यूरोप के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई चल रही थी और यूरोप की लड़ाई इंडिया में पहुंच गई। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ब्रिटिश इंटरेस्ट केम इनटू ओपन कॉन्फ्लिक्ट। ब्रिटिश अपना फायदा सोच रहे थे, डुप्ले अपना फायदा सोचा था, और इस वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मेन इवेंट यानी कहां से लड़ाई छिड़ गई, फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास फ्रॉम द ब्रिटिश। तो कहने वाली बात ये कि फ्रेंच लोगों ने ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया और मद्रास को कैप्चर कर लिया। डिस्प्यूट अरोज बिटवीन डुप्ले एंड ला बोर्डोनियस, है ना, ओवर मद्रास। यानी ये बंदा है डुप्ले और ला बोर्डोनियस के बीच में मद्रास को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा और ये लड़ाई खत्म होगी एक ट्रीटी के साथ। The war ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle। इस पर लिखना बार बार 2-3 बार, या फिर हिंदी में, और हिंदी में बोलते हैं इसको Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle, बाकी चैपेल लिखते हैं इंग्लिश में AIXLACHAPELLE, है ना। और इस ट्रीटी की वजह से अब देखो मद्रास पे कब्जा कर लिया था फ्रेंच लोगों ने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ ट्रीटी की वजह से इन्होंने मद्रास वापस कर दिया ब्रिटिश लोगों को। मद्रास वाज रिटर्न टू द ब्रिटिश, क्योंकि इन्होंने बोला कि लड़ाई खत्म, अच्छा हमने जो जीता था वापस कर देते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो एरिया फ्रेंच लोग जीत गए थे और उन्होंने ब्रिटिश को वापस कर दिया, बस यही मानते हैं ये लोग। देन होगा सेकंड कर्नाटक वॉर 17, अब देखो 48 में लड़ाई रुकेगी, ये 48 में ये बोलेंगे अब दोबारा कभी नहीं लड़ाएंगे भाई, राम राम, है ना, बिल्कुल लड़ाई नहीं, लेकिन फिर दोबारा लड़ाई 1 साल के बाद ही हो जाएगी
1749 से 54 6 साल चलेगी लड़ाई। किस बात को लेकर कि हैदराबाद का रूलर कौन बनेगा। सक्सेशन स्ट्रगल इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। कर्नाटक और हैदराबाद के अंदर ये लोग अपने अपने राजा बनाना चाह रहे थे। अब हुआ ये कि फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरजंग का और ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे नासिरजंग का, दोनों भाई भाई। और ये नासिरजंग में मुजफ्फरजंग है ना। अब एक बंदा अपना बनाना चाहता था कि हम खुद बनाते हैं अपने इंसान को। रिजल्ट क्या होगा? फ्रेंच इन्फ्लुएंस इंक्रीज टेम्परेरी। कुछ टाइम के लिए फ्रेंच लोग मुजफ्फरजंग को रूलर बना देंगे। डुप्ले गेन पॉलिटिकल एडवांटेज एंड टेरिटोरियल रिवॉर्ड्स, और डुप्ले को फायदा भी होगा। लेकिन फिर आएगा बंदा रॉबर्ट क्लाइव। ये ब्रिटिशर्स का बहुत ही कैपेबल गवर्नर है। रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड आर्कोट, चेंजिंग द बैलेंस इन ब्रिटिश फेवर। और इसने पूरा पूरा माहौल ही क्या कर दिया, ब्रिटिश फेवर में कर दिया। और डुप्ले को रिकॉल कर लिया जाएगा 1754 में। फ्रेंच लोगों ने डुप्ले को वापस बुला लिया, बोले वापस आओ तुम फेल हो गए। और जैसे ही डुप्ले जाएगा, फ्रेंच इन्फ्लुएंस वीकेंड फर्दर। गोडेहू, गोडेहू मतलब गवर्नर है। और फिर अब फ्रेंच लोगों के पास पावर नहीं है। जो सबसे कैपेबल पर्सन है फ्रेंच में, गवर्नर जो कैपेबल है वो कौन था? डुप्ले था। और डुप्ले को इन लोगों ने बुला लिया था। अब थर्ड कर्नाटक वॉर पे आते हैं। थर्ड कर्नाटक वॉर कब हो रहा है? देखो लड़ाई रुकी कब? 54 में रुकी, 2 साल में फिर लड़ लिया। 56 to 63 अगेन लगभग 7 साल। और इसे बोलते भी क्या है? आउटब्रेक ऑफ द 7 ईयर वॉर इन यूरोप। लड़ाई हो रही थी यूरोप के अंदर, यूरोप की लड़ाई यहाँ पे भी आ गई। वॉर ऑल्सो एक्सटेंडेड टू इंडिया। यूरोप में लड़ रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन, उसकी लड़ाई इंडिया में पहुंच गई। मेन इवेंट क्या है? फ्रेंच कमांडर काउंट लेली, कमांडर है फ्रांस की आर्मी का, कैप्चर्ड फोर्ट सेंट डेविड। इन्होंने एक फोर्ट कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश जनरल आयरकोट, COOT, कूटे नहीं कूट है, डिफीटेड द फ्रेंच। और आयरकोट ने डिफीट कर दिया काउंट लाली को, लाली बोलते हैं उसको, है ना। फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन एंड कर्नाटक कोलैप्स। और इसकी वजह से जब ये डिफीट हुआ तो डेक्कन वाले एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में फ्रांस के लोगों का बिल्कुल पावर खत्म हो गई। और फिर ट्रीटी होगी, क्योंकि लड़ाई रुकती है तो ट्रीटी होती है। एंड कैसे होगा? द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी 1763 में। फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन इन इंडिया सफर्ड अ परमानेंट सेटबैक। मतलब इसकी वजह से इंडिया में फ्रांस के लोगों का रूल करने का सपना चूर हो गया। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन इन इंडिया सफर्ड अ परमानेंट सेटबैक। परमानेंट सेटबैक मतलब वापस खत्म, अब दोबारा कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे ये लोग। अब इसमें लास्ट चीज समझने वाली बात है वो ये है कि भैया रीजन फॉर ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द फ्रेंच, कैसे जीत गए ब्रिटिश लोग फ्रांस के लोगों से। ठीक है, तो देखें, पहला कारण था फ्रेंच अटेंशन वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। फ्रांस के लोग दो जगह ध्यान दे रहे थे, इंडिया में भी और यूरोप में भी। फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम वाज लेस फ्लेक्सिबल एंड मोर डिपेंडेंट ऑन मोनार्की। मतलब फ्रांस का जो गवर्नर है या फिर जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, भैया अपने आप को चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो पूछना पड़ेगा मोनार्की पर, मोनार्की डिसीजन लेना पड़ेगा, उनके आदेश पर वेट करते रहेंगे ये लोग। तो इसका मतलब ये कि फ्लेक्सिबल नहीं है, डिपेंडेंट है मोनार्की पर। फ्रेंच कंपनी वाज मोर स्टेट कंट्रोल्ड एंड लेस कमर्शियली एफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि मतलब ना वो ये गवर्नमेंट सिस्टम टाइप की चीजें हैं, प्रॉफिट नहीं ले रहे, तुरंत डिसीजन नहीं ले रहे। सॉरी, ये वही देख रहे हैं हम ना कि फायदा नुकसान को ध्यान में रखेंगे नहीं, और आदेश आ गया तब काम करेंगे इस तरीके से। तो आदेश पे डिपेंडेंट है। ब्रिटेन फोकस मोर इफेक्टिवली ऑन बंगाल विच प्रोवाइडेड ग्रेटर रिसोर्सेज। और ब्रिटिश लोग थे बिल्कुल फोकस कर रहे हैं इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए कि भाई कैसे ज्यादा फायदा हो सकता है। फ्रेंच पावर इन हैदराबाद डिड नॉट ब्रिंग इक्विवेलेंट गेन्स। और फ्रेंच पावर जो थी उनको हैदराबाद में ज्यादा फायदा नहीं मिला। ब्रिटिश नेवी वाज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव। और ब्रिटिश नेवी क्या थी? स्ट्रॉन्गर थी और मोर इफेक्टिव थी। ब्रिटिश नेवी वाज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव। तो ब्रिटिश नेवी क्या है? स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा इफेक्टिव है। काउंट डी लाली वाज नॉट अ सक्सेसफुल कमांडर एंड एलिनेटेड हिज ओन कलीग्स। कहने वाली बात यह है कि वो डुप्ले के बाद जो अगला गवर्नर ये आया ना कमांडर, वो कैपेबल नहीं था, है ना। वो अपने कलीग के साथ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था।
इन सभी कारणों की वजह से, ठीक है, ये नहीं कहेगा नहीं कर पाएगा, ये अपने सिस्टम को मतलब यहाँ पे डेवलप नहीं कर पा रहा होगा फ्रांस के लोगों को, और इस वजह से जीत जाएंगे। ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस अगर हमें समझना है तो देख लेते हैं, ओवरऑल सिग्निफिकेंस और देखेंगे इसका। द अराइवल ऑफ यूरोपियंस चेंज इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड कॉम्पिटिशन टू पॉलिटिकल डोमिनेशन, यानी कहने वाली बात है कि इंडिया में ये बाहर के लोग आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। पोर्टुगीज ओपन द सी रूट, और इंडिया में पोर्टुगीज की वजह से सी रूट ओपन होगा। द डच एंड डेनिश रिमेन सेकेंडरी पावर, सेकेंडरी नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ब्रिटिश हो जाएंगे। द फ्रेंच चैलेंज द ब्रिटिश बट फेल्ड, फ्रांस के लोग चैलेंज करेंगे ब्रिटेन को बट फेल हो जाएंगे। The British eventually emerged as the strongest European power in India and laid the foundation of colonial rule, और ब्रिटिश इंडिया में रूल करना स्टार्ट करेंगे, और इस सिस्टम को बोलते हैं कॉलोनियल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुई बात? हाँ जी, यहाँ तो नहीं, इतना ही रखेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतनी ही पीडीएफ है, हालांकि दोनों वीडियो में अपलोड भी कर दूंगा, आप वहां से दोबारा पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, तो पीडीएफ भी पढ़ना और कोई भी बुक फॉलो कर लेना, एक वही स्पेक्ट्रम ही कर लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इफेक्टिव है? जी सर। ठीक है, कल क्लास रखेंगे ना, कल 10:30 पे मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।